नमस्कार दोस्तों, मैं राजकमल राजपूत। मेरे इस YouTube चैनल ATS एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रथम प्रश्न पत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम, छत्तीसगढ़ ट्रेवलिंग अलाउंस रूल्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। इसमें जितने भी नियम बताए गए हैं, भाग बांटे गए हैं, भाग 1 से भाग 20 तक, और जितने पूरक नियम है 1 से लेकर 141 तक, उसको डिटेल में समझेंगे। और जो परीक्षा में आता रहा है और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए इसको जितने भी पार्ट में बनाया गया है उस सभी पार्ट को देखिएगा, तभी जो है पूरा आपको समझ में आएगा। छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम, छत्तीसगढ़ ट्रेवलिंग अलाउंस रूल्स। इसमें देखते हैं विधियों का अनुकूलन आदेश 2002। इसके अंतर्गत 1 नवंबर 2000 से इन नियमों में जहां कहीं मध्य प्रदेश आया है उसके स्थान पर छत्तीसगढ़ के लिए शब्द छत्तीसगढ़ पढ़ा जावे, क्योंकि छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का ही अंग था और ये टीए रूल है वह पहले से मध्य प्रदेश में बन चुका था। तो उन नियमों में परिवर्तन न करते हुए क्या किए कि जहाँ भी मध्य प्रदेश आया है उसको छत्तीसगढ़ पढ़ा जावे। इस प्रकार से यह नियम बनाया गया है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। यात्रा भत्ता नियम को भाग 1 से भाग 20 में बांटा गया है। कितने भाग है इसमें? भाग 20 तक हैं, जो कि पूरक नियम जिसको सब रूल के नाम से जानते हैं 1 से लेकर 41 तक विस्तृत हैं। अब इसमें 141 तक जो नियम है उसको विस्तार से पढ़ेंगे। अब जो ये यात्रा भत्ते की पात्रता होती है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। पहला है, शासकीय कार्य से लोकहित में की गई यात्रा हेतु यात्रा भत्ता की पात्रता होगी। कैसा कार्य होना चाहिए? लोकहित में होना चाहिए। दूसरा है, एक मुख्यालय से दूसरे मुख्यालय पर स्थानांतरण होने पर यात्रा भत्ते की पात्रता होती है। तीसरा है, किसी परीक्षा जो अनिवार्य परीक्षा है में सम्मिलित होने के लिए यात्रा भत्ता की पात्रता होती है। चौथा है, ऐच्छिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए यात्रा भत्ते की पात्रता होती है। पांचवा है, अराजपत्रित शासकीय सेवक को जब अनिवार्य रूप से अवकाश से वापस बुलाया जावे, जब कोई अराजपत्रित शासकीय सेवक को अवकाश स्वीकृत कर दिया जाता है उसमें भी कंडीशन है, उसको आगे पढ़ेंगे। को यदि बीच में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी शासकीय कार्य से उसको बीच में कहीं बुला लिए तो उसको जो है उस वापस आने में जो खर्च होता है उसके प्रतिपूर्ति हेतु यात्रा भत्ते की पात्रता होगी। छठवां है, मृत शासकीय सेवक के परिवार को गृह नगर की यात्रा हेतु यात्रा भत्ते की पात्रता होगी। सातवां है, साक्ष्य देने विभागीय जांच में उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता की पात्रता होगी। आठवां है, बीमार शासकीय सेवक के साथ यात्रा। कोई भी शासकीय सेवक यदि जाने में असक्षम है, उसको असुविधा हो रही है, तो उसके साथ कोई भी शासकीय सेवक जा सकता है, तो उसको भी जो है यात्रा भत्ते की पात्रता होगी। नौवां है, प्रशिक्षण काल में यात्रा। प्रशिक्षण में कोई शासकीय सेवक गया है तो उस अवधि में जो है उस बीच में जो यात्रा किया है उसका जो खर्च है उसकी प्रतिपूर्ति यात्रा भत्ते के माध्यम से किया जा सकता है। 10वां है, विदेश यात्रा। इस प्रकार जो है जितने भी ये स्थिति है उसमें जो है शासकीय सेवक को यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति किया जाएगा। यात्रा भत्ता की गणना हेतु राज्य के अंदर नगर शहरों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां, X Y Z। अब इसमें देखते हैं जो महानगर हैं उसको X श्रेणी में बांटा गया है, और उसके बाद जो Y श्रेणी है राज्य शासन द्वारा समय समय पर इसकी सूची जारी किया जाता रहा है। अब देखिए X और Y की सूची दिया गया है और इनको छोड़ करके जो अन्य जो शहर आएंगे वे किसमें आएंगे? Z श्रेणी में आएंगे। अब देखते हैं शासकीय सेवकों की श्रेणी। नगर की श्रेणी हो गया, उसके बाद शासकीय सेवक का भी श्रेणी में कितनी श्रेणी है? 5 श्रेणियां हैं। 5 श्रेणियों में इनको बांटा गया है, A B C D E। अब ये जब शासकीय सेवक जो भी शहर में यात्रा करेंगे, महानगर में जैसे मान लीजिए A श्रेणी महानगर में गया तो वहाँ जो शासन द्वारा जो वित्त निर्देश जारी किया गया है, जो भी रेट चल रहा है, तो उसके अनुसार उसको वहाँ का प्रचलित दर अनुसार उसको राशि की प्राप्ति जो है यात्रा भत्ते के माध्यम से मिलेगा। यदि A श्रेणी अधिकारी Y शहर में गया तो वहाँ जो X से क्योंकि कम ही रहेगा, Y नीचे है, और Z में गया तो उससे कम रहेगा। इस प्रकार से जैसे C गया महानगर में या Y में गया, Z में गया, तो उसको अलग राशि की पात्रता है। C का अलग है, D श्रेणी के कर्मचारी का अलग है, E श्रेणी के कर्मचारी का अलग है। इसको आप सूची देखिएगा तो अच्छे से जो है समझ में आएगा। अब देखते हैं यात्रा भत्ते का जो फॉर्म है
टीए बिल का जो प्रतिपूर्ति देयक जो आवेदन आता है उसमें किस प्रकार से होता है इसको समझेंगे। कार्यालय का नाम, इसमें जो भी कार्यालय है उसका नाम आएगा। के कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता बिल का फॉर्म, माह जो भी माह में यात्रा किए हैं माह आ जाएगा, वर्ष जो भी वर्ष है। अब देखते हैं इसमें कर्मचारी का जो नाम है, नाम श्री, मुख्यालय जहाँ शासकीय कार्यालय स्थित है, उसका वास्तविक वेतन मान लीजिए 61,300 है। और उस शासकीय सेवक का जो श्रेणी है सी है, जो पाँच श्रेणियाँ हैं कर्मचारियों का, उसमें उसका श्रेणी आता है सी। अब वो जो नगर की श्रेणी है वह जेड है मान लीजिए, और डीए वहाँ का है 300 रुपये। अब देखते हैं इसमें प्रारूप क्या है। इसमें 1 से लेकर के 23 तक कॉलम बनाए गए हैं। पहले में प्रस्थान है। प्रस्थान देखिए बिलासपुर से वह गया है 15/12/24 को शाम को 3 PM को। कहाँ गया, आगमन देखते हैं 3 और 4 में है। रायगढ़ गया कितने तारीख को, 15/12/24 को ही। कितने बजे पहुंचा, 7:25 PM शाम को पहुंचा वो। अब देखिए इसमें यात्रा का प्रयोजन 5वां नंबर में, पूर्ण ब्यौरे सहित विवरण और रकम इसको मर्ज कर दी है, इसको थोड़ा सा जगह कम था इसलिए। अब देखिए न्यायालय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दवा अधिकरण जिला रायगढ़ में प्रकरण क्रमांक जो भी है शासकीय लेखा प्रशिक्षण के अंतर्गत आवेदक के द्वारा इसको नियुक्त करके जो है इस न्यायालय में भेजा गया है। अब देखिए इसमें रेल, स्टीमर, बस, वायुयान 8वां नंबर में बताया गया है कि वह जिस श्रेणी में यात्रा की है, तो ट्रेन से किए हैं, स्लीपर के माध्यम से। अब इसमें 9वां नंबर का कॉलम है, किलोमीटर की संख्या कितने किलोमीटर है, बिलासपुर से रायगढ़ 132 किलोमीटर है। अब स्थानांतरण के मामले में टिकटों की संख्या हो तो डायरेक्ट ट्रेन से सीधा बिलासपुर से रायगढ़ गए तो टिकट तो एक ही लगेगा, डेज कर देते हैं इसको। फिर रकम 175 रुपये है। अब देखिए इसमें 4 प्रकार के जो कॉलम है, मुख्यालय भत्ता, यात्रा मुकाम, विशेष मुकाम, इसी का गणना आपको इसमें करना है। इस चीज़ को आप समझ गए तो पूरा आपका जो है यात्रा भत्ता देयक आप बना लेंगे, कोई परेशानी नहीं जाएगी। अब देखते हैं इसमें मुख्यालय भत्ता क्या होता है कि मुख्यालय से जिस स्थान में आप गए हो, तो मुख्यालय से बस स्टैंड और या वायुयान का जो अड्डा है वहाँ रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए निवास या कार्यालय से आप जहाँ जा रहे हैं रेलवे स्टेशन वगैरह, तो वहाँ जाने का आधा, किसका आधा, जो डीए रेट है 300 रुपये, उसका आधा 150 रुपये जाने का आधा मिलेगा। रायगढ़ से जब बिलासपुर वापस आएंगे तो आने का भी आधा मिलेगा, मतलब दोनों मिला के जो है जाने और आने का एक डीए मिलता है 150 रुपये मिला के। अब देखते हैं यात्रा कैसे निकालेंगे। देखिए बिलासपुर से रायगढ़ की डिस्टेंस निकाल लीजिए और रायगढ़ से वापसी बिलासपुर आए उसका डिस्टेंस निकाल लीजिए। मतलब 3 PM से लेकर के 7:25 PM तक उन्होंने कितना यात्रा किया है उसका समयावधि, और रायगढ़ से बिलासपुर की समयावधि 6:40 PM से 11:20 PM दोनों मिला के हो रहा है जर्नी टाइम 9 घंटा 5 मिनट। अब इसको जो है हाफ डे की पात्रता होगी, इसको गणना किस प्रकार से करते हैं आगे पढ़ेंगे। अब देखिए रायगढ़ में कितने समय रुके, इसको निकालते हैं ऐसे इस प्रकार से, रायगढ़ से टू रायगढ़ ऐसे इस प्रकार से। तो इसका जो है समयावधि 15/12/24 7:25 PM से 16/12/24 दिनांक को 6:40 PM का रुकने का जो समयावधि है 23 घंटा 15 मिनट का हो रहा है। अब इन दोनों जर्नी टाइम और रायगढ़ में रुकने का समय को मिला करके जो है टोटल अपसेंट मुख्यालय से जो अपसेंट है जितने वो निकल आएगा 32 घंटा 20 मिनट। इसको टोटल अपसेंट को कैसे निकालते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15/12/24 3 PM से लेकर के 16/12/24 11 PM ऐसे निकालेंगे तो भी मुख्यालय अपसेंट जो है निकल आएगा। अब देखते हैं कि अब ये हो गया। अब यात्रा कब, देखिए इसमें हाफ डे दे दिए यहाँ पर 9 घंटा, क्योंकि 12 और 6 के बीच में है तो उसको हाफ डे की पात्रता होगी। उसके बाद मुकाम भत्ते में देखिए मुकाम में वह रुका 23 घंटा मतलब 12 और 24 के बीच में है तो उसको 1 DA की पात्रता होगी। 1 DA मतलब जो 300 साधारण दर है उसका 300 रुपये इसको मिल गया 1 DA। अब देखिए विशेष मुकाम भत्ता, जो विशेष मुकाम भत्ता है वह जहाँ शासकीय सेवक रुका है वहाँ
पहुंचने का और वहाँ से प्रस्थान का जो है हाफ मिला के 75 रुपये के हिसाब से जो है 150 रुपये उसको विशेष मुकाम भत्ता दिए। टोटल हो गया 475। अब उसी प्रकार से रायगढ़ से वह प्रस्थान किया बिलासपुर के लिए 16/12/24 को 6:40 PM से रायगढ़ से प्रस्थान किया बिलासपुर के लिए। बिलासपुर पहुंचा हुआ 16 तारीख को ही 11:20 PM। यह आया ट्रेन से और 132 किलोमीटर सेम रहेगा। और ट्रेन से आया वो लोकल से आया 60 रुपये का टिकट उन्होंने जो है क्लेम किया है। और दैनिक भत्ता जो है मुख्यालय का हाफ 150 रुपये आने और जाने का दोनों मिला के मिल गया इसको। टोटल योग 210 रुपये, 475, 210 टोटल मिला के हो गया ये 475, 210, 450 और 1135। 1135 इसको जो है यात्रा प्रतिपूर्ति मिलेगा। अब इसमें प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या लिखते हैं। यह यात्रा भत्ता देयक प्रथम बार प्रस्तुत किया जा रहा है। दूसरा, इस यात्रा के लिए यात्रा अग्रिम प्राप्त नहीं किया गया है। तीसरा, इस यात्रा के लिए शासकीय वाहन का उपयोग आने जाने में नहीं किया गया है। यदि किया गया है तो उसको जो DA रेट है उसका 1/4 मिलेगा। फिर चौथा कहता है कि इस यात्रा हेतु प्रयुक्त टिकट एवं व्यय टिकट संलग्न है, जो संलग्न लिखे हैं अभियुक्ति में 23 नंबर कॉलम में। फिर पांचवा लिखते हैं यात्रा नज़दीकी रास्ते एवं कम से कम भाड़ा लगने वाले रास्ते से की गई है। नज़दीकी रास्ता और कम भाड़ा जो है किसको माना गया है? रेल को माना गया है। इसको आगे पढ़ेंगे। अब इसके सामने का जो भाग है TA बिल का उसको देख लेते हैं, जो शॉर्ट रूप से इसको बताऊंगा मैं। पास्ड फॉर RS मतलब जो भी अमाउंट स्वीकृति योग्य है उसको लिखेंगे। यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे स्थान जो भी मुख्यालय है, दिनांक जो भी जिस दिनांक को आप उसको सेंक्शन किया जा रहा है, कार्यालय प्रमुख का इसमें साइन हो जाएगा, नियंत्रण अधिकारी जो भी है। अब इसके बाद नीचे में कोषालय का ये काम है, इसमें वो भरेंगे। अब जिला जो भी जिला रहेगा और वाउचर दिनांक, भुगतान की तिथि, माह वगैरह जो भी आएगा इसमें। मूलभूत नियम 9 के उपनियम 32 में यात्रा भत्ते का परिभाषा दिया गया है। देखते हैं इसमें। यात्रा भत्ता से आशय ऐसे भत्ता से है जो एक शासकीय सेवक को उसके द्वारा कर्तव्य पालन में की गई यात्रा में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दिया जाता है। जब शासकीय सेवक कोई यात्रा करता है शासकीय प्रयोजन से, तो उसके द्वारा जो खर्च हुआ रहता है उसकी प्रतिपूर्ति जो है शासन करता है। किसके माध्यम से? TA बिल के माध्यम से। जो यात्रा भत्ते का जो फॉर्म आता है उसके माध्यम से वह कार्यालय में जो है देयक प्रस्तुत करेगा। तो जब उसकी स्वीकृति हो जाती है तो उसके एवज में जो है यात्रा भत्ते के रूप में उसको प्रतिपूर्ति दिया जाता है। अब देखते हैं इसका जो सामान्य सिद्धांत है। MIG 1 इसको महालेखक परीक्षक अनुदेश के 1 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या कहता है देख लेते हैं। यात्रा भत्ते का पुनरीक्षण नहीं कर सकते। पुनरीक्षण अर्थात क्या होता है देखते हैं। यदि भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति दी जाती है तो उस बढ़े हुए दर से यात्रा भत्ते का जो है दावा नहीं किया जाएगा। जैसे कोई शासकीय सेवक सहायक ग्रेड 3 में है और उसको 1 साल पहले के जो भूतलक्षी अर्थात एक पूर्व के प्रभाव से, मतलब जैसे 2025 में वह सहायक ग्रेड 3 में है और उसको कार्यालय द्वारा जो है 2024 की स्थिति में उसको सहायक ग्रेड 2 के पद में पदोन्नति दे दिया जाता है, तो उस बढ़े हुए दर से वह यात्रा भत्ते का जो है दोबारा पुनरीक्षण नहीं कर सकेगा। उसको जो मिल गया उसको दोबारा जो है पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से इसमें नियम बताए गए हैं। फिर देखते हैं MIG 2, इसको महालेखक परीक्षक अनुदेश 2 के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या कहता है? नियम के अधीन दावे विनियमन। इसको पढ़ते हैं। इसमें आगे क्या बताता है? यात्रा अवधि के समय जो नियम लागू होगा उसी के अनुरूप यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा। शासन क्या करता है कि समय समय पर वित्त निर्देश के माध्यम से यात्रा भत्ते का जो राशि है उसको निर्धारित करता है और जिस समय शासकीय सेवक यात्रा भत्ता का जो प्रतिपूर्ति दावा करता है तो उस समय जो प्रचलित नियम है उसी के अनुसार उसको यात्रा भत्ते की राशि का भुगतान किया जाएगा, ये बताता है इसमें। अब देखते हैं यात्रा भत्ता आय का स्रोत नहीं है।
शासकीय सेवकों को कर्तव्य पालन हेतु की गई यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दिया जाता है। यह किस में बताया गया है? पूरक नियम 3 में बताया गया है। इसको आय का स्रोत नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि शासकीय सेवक जब कोई शासकीय प्रयोजन से लोकहित में यात्रा करता है तो पहले वह स्वयं के खर्च पर उस यात्रा में जाता है। अब आने के पश्चात टीए बिल के माध्यम से उस खर्च का प्रतिपूर्ति शासन से प्राप्त करता है। यह पूरक नियम 3 में बताया गया है, जो कि यात्रा भत्ता आय का स्रोत नहीं है। भाग 1 यह पूरक नियम 4 में है, जिसमें शासकीय सेवकों की श्रेणी के बारे में बताया गया है। यह समय समय पर जो है शासन द्वारा संशोधित किया जाता रहा है। ये वित्त निर्देश 2/2024 के अनुसार इसमें 7वें वेतनमान के आधार पर जो कर्मचारियों को श्रेणी में बांटा गया है उसको देखेंगे। इसमें शासकीय सेवकों को 5 श्रेणी में बांटा गया है। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी, श्रेणी ई। अब इसको किस प्रकार से वेतनमान के आधार पर बांटा गया है इसको देख लेते हैं। लेवल 17 में ग्रेड पे 10,000 या इसके अधिक वेतन प्राप्त करने वाले तथा HAG वेतनमान प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी श्रेणी ए के अंतर्गत आएंगे। अब श्रेणी बी में कौन आते हैं? लेवल 14 ग्रेड पे 7600 या इससे अधिक, किंतु लेवल 17 ग्रेड पे 10,000 जो पहले ए श्रेणी है बताया था, उससे कम वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी, अर्थात 17 और 14 के बीच में जो लेवल आएगा 17 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे नीचे होना चाहिए। वे क्या होंगे कि श्रेणी बी के अंतर्गत आएंगे। अब श्रेणी सी, इसमें लेवल 10 के जो वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी हैं वे श्रेणी सी में आएंगे। इसका ग्रेड पे क्या होता है? 4400 या इससे अधिक, किंतु लेवल 14 ग्रेड पे 7600 से कम वेतन प्राप्त करने वाले समस्त शासकीय सेवक इसमें आएंगे। फिर श्रेणी डी देख लेते हैं। लेवल 6, इसका ग्रेड पे क्या होता है? 2400 या इससे अधिक, किंतु लेवल 10 जो ग्रेड पे 4400 है उससे कम वेतन प्राप्त करने वाले समस्त शासकीय सेवक श्रेणी डी में आएंगे। अर्थात 2400 किंतु जो श्रेणी सी है उससे कम वेतन प्राप्त करने वाले हो, इसके बीच का, वे समस्त जो है कर्मचारी श्रेणी डी में आएंगे। फिर अंतिम जो श्रेणी ये है सबसे नीचे वाले लेवल 6, इसमें ग्रेड पे 2400 से कम वेतन प्राप्त करने वाले समस्त शासकीय सेवक इस श्रेणी में आएंगे। भाग 2 यह पूरक नियम 7 में है। इसमें सामान्य जो है बताया गया है विभिन्न प्रकार के यात्रा भत्ते। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से जो यात्रा भत्ते का जो पहला और दूसरा प्रश्न पत्र है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक, इन दोनों में टिप्पणी के रूप में या पूरा विस्तार जो है कितने प्रकार के यात्रा भत्ते होते हैं इसको आपको बताना रहेगा, जो कि जो पूरक नियम के अनुसार आप बताएंगे नियमानुसार, तो उसमें आपको ज़्यादा जो है नंबर मिलेगा। तो देखते हैं कि इसको किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। सरल तरीके से इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। देखते हैं इसमें यात्रा भत्ते के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है स्थायी भत्ता, दूसरा है वाहन भत्ता, तीसरा है मिल भत्ता, चौथा है दैनिक भत्ता और 5वां है यात्रा का वास्तविक व्यय। अब भाग 3 में देखते हैं। यह पूरक नियम 8 से 11 में बताया गया है। इसका जो पहला प्रकार है यात्रा भत्ते का, पहला है स्थायी भत्ता। यह पूरक नियम 8 में है। भगवान शिव जी का एक गाना याद आ रहा है इसमें, साथ रहे प्रभु आठों याम। तो ये जो गाने के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। आठों याम मतलब शासकीय सेवक का एक इच्छा रहती है कि हमें भी कोई ऐसा भत्ता प्राप्त हो जाए स्थायी रूप से, जो हमको महीने भर जो है हर वेतन के साथ मिलता रहे। तो जो पूरक नियम 8 है स्थायी भत्ता, इसमें देख लेते हैं स्वीकृति किस प्रकार से होता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थायी यात्रा भत्ता उन कर्मचारियों के लिए स्वीकृत किया जाता है जिनका कार्य निश्चित विस्तृत रूप से भ्रमण करके
शासकीय कार्य को संपादित करना होता है। कार्य क्षेत्र के अंतर्गत की गई यात्रा हेतु अन्य समस्त यात्रा भत्ते के बदले स्थायी यात्रा भत्ता स्वीकृत किया जाता है और इसका आहरण प्रतिमाह वेतन के साथ वर्ष भर चलता रहता है। अर्थात जो है यह जो आपका महीने में जो वेतन आता है उसमें जुड़ा हुआ जो है मिलता है। इसमें किसी प्रकार के आपको टीए बिल वगैरह आपको नहीं लगाना पड़ेगा। एक बार जहाँ स्वीकृत हो गया जो भी शासन द्वारा निर्धारित होता है उसके आधार पर आपको महीने के वेतन के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, चाहे शासकीय सेवक मुख्यालय में रहे या ना रहे, ये बताता है इसमें। अब इसमें पॉइंट अनुसार जो है महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। स्थायी यात्रा भत्ता है वह पद के साथ स्वीकृत न होकर कर्तव्यों के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ जुड़ा होता है? ये कर्तव्य, उसके जो कार्य है उसके साथ जुड़ा होता है। स्थायी यात्रा भत्ता उन कर्मचारियों को दे नहीं होता जो ऐसे स्थान पर पदस्थ हैं जहां विस्तृत रूप से यात्रा करना आवश्यक नहीं है। अर्थात इसमें आपको जिन कर्मचारियों को जो है यात्रा करना पड़ता है उनको जो है ये स्थायी यात्रा भत्ता स्वीकृत किया जाता है। अगला पॉइंट है इसमें यात्रा भत्ता पद ग्रहण काल तथा निलंबन काल में देय नहीं होता। ये भी जो प्रश्न है इसको घुमा फिराकर जो है पूछा जाता है कि स्थायी यात्रा भत्ता कब देय नहीं होता। तो इसमें आप याद रखिएगा यह भत्ता पद ग्रहण काल और निलंबन काल इन दोनों में जो है यह देय नहीं होता है। अब अगला पॉइंट है इसमें जैसे राजस्व निरीक्षक, न्यायालय में आदेशिका वाहक जो प्रोसेस सर्वर होते हैं आदि का कार्य दौरे में करने पड़ते हैं। इनका कार्य क्या होता है? प्रोसेस सर्वरों का जो आदेशिका वाहक है न्यायालय के, कि इनको नोटिस जो न्यायालय से निकलती है उसको लेकर के तामील करना पड़ता है पक्षकारों को। तो एक प्रकार से यह क्या हुआ, ये भ्रमण करके जो है इनका कार्य एक विस्तृत रूप से जो है नोटिस को तामील करना ही है। तो इनको जो है स्थायी यात्रा भत्ता स्वीकृत किया जाता है। इसमें भी कंडीशन है, इन्हें समय समय पर राज्य शासन द्वारा संशोधित दर अनुसार स्थायी यात्रा भत्ता देय होता है। वर्तमान में आदेशिका वाहकों का जो स्थायी यात्रा भत्ता है 1000 रुपये है। भाग 4 पूरक नियम 12 से 14A में विस्तृत है। इसमें यात्रा भत्ते का जो दूसरा प्रकार है वाहन भत्ता उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी स्वीकृति किस प्रकार से होता है देख लेते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा वाहन भत्ता उन कर्मचारियों को इन शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है कि जिन्हें विस्तृत रूप से शासकीय दौरा जो है करना पड़ता है। अब देखते हैं इसमें शर्त क्या है। मुख्यालय या उसके भीतर कर्तव्य पर विस्तृत भ्रमण करना आवश्यक होता है। अब देखिए इसमें मुख्यालय जहाँ शासकीय सेवक का जो ड्यूटी स्थल है जहाँ वह कार्य कर रहा है या उसके भीतर कर्तव्य पर अपना जो है विस्तृत भ्रमण करना आवश्यक होता है। ऐसे स्थिति में जो है सक्षम प्राधिकारी वाहन भत्ता स्वीकृत कर सकता है। अब विस्तृत शासकीय दौरा क्या है इसको समझ लेते हैं। जब शासकीय सेवक द्वारा कर्तव्य पर यात्रा का मासिक औसत 200 किलोमीटर से अधिक हो तब जो है उसको विस्तृत दौरा मानेंगे। कितना औसत किलोमीटर होना चाहिए? मासिक रूप से 200 किलोमीटर से अधिक हो की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी उस शासकीय सेवक को वाहन भत्ता स्वीकृत कर सकता है। अब देखते हैं इसके आहरण किस प्रकार से होता है। हाँ, इसमें स्वीकृति का जो नियम है वह पूरक नियम 12 में बताया गया है। अब देखते हैं पूरक नियम 13 में आहरण के बारे में बताया गया है। यह वाहन भत्ता प्रति माह वेतन के साथ देय होता है, चाहे शासकीय सेवक किसी माह में दौरे करे या ना करे। एक बार जैसे स्वीकृत हो गया उसके बाद में यह नहीं देखा जाएगा कि वह मासिक रूप से जो है 200 किलोमीटर यात्रा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो अगला पॉइंट है इसमें स्वयं की मोटर कार से की गई यात्रा के लिए वाहन भत्ते की पात्रता अब क्लास A के अधिकारी की होगी। स्वयं की मोटर कार से बोल रहा है इसमें, तो स्वयं की मोटर कार से जो है वाहन भत्ते की पात्रता जो है क्लास A की अधिकारी की होगी। इस प्रकार से जो नियम है पूरक नियम 13 में बताया गया है। अब पूरक नियम 14 में क्या बताया गया देख लेते हैं। पद ग्रहण काल में आहरण, यह पद ग्रहण काल में तभी देय होगा, तभी देय है जब ऐसे पद से जिस पद पर वह भत्ता प्राप्त कर रहा है उसी प्रकार के दूसरे पद पर स्थानांतरित किया गया हो, बशर्ते यदि भत्ते की दर अलग अलग है तो दोनों में से सबसे कम दर ही प्राप्त होगा।
भाग 5। यह पूरक नियम 15 से 29 तक विस्तृत है। इसमें यात्रा भत्ते का जो तीसरा प्रकार है वह देखेंगे। तीसरा प्रकार है मील भत्ता। यह पूरक नियम 7 में है। मील भत्ता को 3 उपभागों में बांटा गया है। पहला है मील भत्ता सामान्य। यह पूरक नियम 15 से 19 तक विस्तृत है। दूसरा है वायु, रेल अथवा सड़क द्वारा की गई यात्रा हेतु भत्ता। यह भी मील भत्ते का ही अंग है। यह पूरक नियम 20 से 24 बी में विस्तृत है। तीसरा है सड़क से की गई यात्रा हेतु भत्ता दर। यह पूरक नियम 25 से 29 तक विस्तृत है। अब इसका जो पहला प्रकार है उपभाग मील भत्ता वह देखेंगे। मील भत्ता परिभाषा किसमें दिया गया है? पूरक नियम 15 में दिया गया है। मील भत्ता दूरी के आधार पर गणना किए जाने वाला भत्ता है जो शासकीय सेवक को किसी यात्रा में उनके द्वारा परिवहन पर किए गए खर्च के लिए दिया जाता है। अर्थात शासकीय सेवक जब कोई शासकीय दौरा करता है तो पहले वह अपने स्वयं के व्यय पर परिवहन में यात्रा करता है। बाद में जब वह यात्रा से आने के बाद में यात्रा प्रतिपूर्ति का दावा करता है तो उसकी खर्च की प्रतिपूर्ति जो है शासन करता है। उसके बाद देखते हैं गणना जो है पूरक नियम 16 में बताया गया है। मील भत्ता गणना का सामान्य सिद्धांत यह है कि यात्रा को कम दूरी वाले मार्ग एवं सस्ते मार्ग से की जानी चाहिए ताकि तीव्र गति से पहुंचा जा सके और कम खर्च हो। अब इसमें गणना के सामान्य सिद्धांत में क्या कहता है कि सामान्यतः रेल मार्ग को सस्ते मार्ग के रूप में माना जाता है। इसीलिए सभी शासकीय सेवक को रेल मार्ग से जाने की सलाह दी जाती है। इसमें विशेष सुविधाएं भी दी गई है। यह पूरक नियम 17 में बताया गया है। यह विशेष सुविधाएं क्या है कि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो विशेष कारण से सस्ते एवं कम दूरी अर्थात जो रेल मार्ग है को छोड़कर दूसरे मार्ग से मील भत्ता की अनुमति दे सकता है। एक प्रकार से यह अपवाद है। अब देखते हैं पूरक नियम 18। इसमें क्या बताया गया है? यात्रा का प्रारंभ एवं समाप्ति कहाँ होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। यात्रा का आरंभ एवं समाप्ति का स्थान शासकीय सेवक का कार्यालय, मुख्यालय, निवास स्थान होता है। यह किसमें बताया गया है? पूरक नियम 18 में बताया गया है। अब देखते हैं पूरक नियम 19। विभिन्न प्रकार की यात्रा हेतु भत्ते की दर। वायु, रेल या सड़क द्वारा की जाने वाली यात्रा की दूरी की गणना अलग अलग रूप से किया जाता है। यदि वायु मार्ग से जाएंगे तो उसकी अलग जो है गणना करेंगे, रेल से अलग, सड़क से अलग। इसको आगे देखेंगे। दूसरा है वायु, रेल अथवा सड़क द्वारा की गई यात्रा हेतु भत्ता। यह पूरक नियम 20 में बताया गया है। रेल द्वारा मील भत्ते की दरें का इसमें क्या कहता है? शासकीय सेवक जिस श्रेणी का अधिकारी है उसी के अनुसार राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी वित्त निर्देश के तहत रेल की श्रेणी अर्थात शयनयान, एसी, कोच आदि की पात्रता होगी। नवीनतम चार्ट जो है समय समय पर राज्य शासन द्वारा संशोधित किया जाता रहा है। तो उस संशोधित चार्ट को जो है देख करके उसको पढ़िएगा। अब जिसमें खद कहता है कि उच्च अधिकारियों के संदर्भ में शासन रेलवे मंत्रालय की सलाह से विशेष आदेश द्वारा उनको संपूर्ण कूपे की पात्रता दे सकता है। अब ये जो शयनयान, एसी की जो पात्रता है उनको ABCD का जो 5 प्रकार का श्रेणी है ABCDE, तो इन श्रेणियों में जो पात्रता निर्धारित की गई है उसको जो है रेलवे मंत्रालय की सलाह से जो है राज्य शासन उसको शिथिल कर सकता है। अब पूरक नियम 20 में 20C देख लेते हैं। रेल द्वारा की गई यात्रा हेतु पात्रता। इसमें कहता है कि शासकीय सेवकों की श्रेणी अनुसार रेल में राजधानी, शताब्दी एवं सामान्य द्वारा यात्रा राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी वित्त निर्देश के तहत पात्रता होगी। अब इसमें भी आपको जो है नवीनतम चार्ट देख करके पढ़ना है। इसमें पूरक नियम 20A भी है। इसमें कहता है कि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थिति में किसी कर्मचारी को उसके रेल की निर्धारित श्रेणी की अपेक्षा ऊंचे श्रेणी से यात्रा करने की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार से पूरक नियम 21 में क्या बताया गया है देख लेते हैं। हवाई
वायु यात्रा पर मील भत्ते की दरें। शासकीय सेवक जिस श्रेणी के अधिकारी हैं उसी के अनुसार राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी वित्त निर्देश के तहत हवाई यात्रा की श्रेणी इकोनॉमी एग्जीक्यूटिव की पात्रता होगी। इसमें भी नवीन चार्ट जो है आपको दे करके पढ़ना पड़ेगा। फिर पूरक नियम 22 में कहता है कि सड़क द्वारा की गई यात्रा भत्ते की दरें। शासकीय सेवक जिस श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी हैं जो 5 प्रकार है ABCDE, उसी के अनुसार राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी वित्त निर्देश के तहत सड़क यात्रा श्रेणी वातानुकूलित, डिलक्स, वीडियो कोच, कास्ट, पैसेंजर, सुपर एक्सप्रेस आदि की पात्रता होगी। इसमें भी आपको नवीन चार्ट देखना पड़ेगा। अब पूरक नियम 22 से कहता है कि सामान्यतः शासकीय सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वह उसी श्रेणी से यात्रा करे जिस श्रेणी से उसे यात्रा की पात्रता है। अब ये जो पात्रता संबंधी चार्ट है इसको आपको देखना पड़ेगा, तब जो है आपको अधिक समझ आएगा। अब देखते हैं पूरक नियम 22B, निस्तारीकरण प्रभार हेतु यात्रा भत्ता। यदि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो शासकीय सेवक को यात्रा आरक्षक के निरस्तीकरण की प्रतिपूर्ति के लिए यात्रा भत्ता स्वीकृत कर सकता है। जिस प्रकार से शासकीय सेवक टिकट जो है आरक्षण करवाता है और उसका यदि निरस्तीकरण किसी कारण से जो है करवाता है तो उसका जो है प्रतिपूर्ति शासन कर सकता है, सक्षम प्राधिकारी चाहे तो। अब उसके बाद पूरक नियम 22C, वापसी यात्रा टिकट। ये क्या कहता है? यदि शासकीय सेवक को वापसी टिकट उपलब्ध हो तो उसे क्रय किया जाना चाहिए। उसी प्रकार से पूरक नियम 23 कहता है कि स्थानीय परिवहन, टैक्सी, ऑटो पर वास्तविक रूप से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता होगी। पूरक नियम 23 में है। यदि शासकीय सेवक ने स्थानीय जैसे अपने मुख्यालय या कार्यालय से किसी ऑटो टैक्सी में यात्रा किया है तो उसकी प्रतिपूर्ति ले सकता है, लेकिन उसके लिए जो है मुख्यालय भत्ता दिया जाता है। अब उसमें देखते हैं पूरक नियम 24। ये कहता है कि शासन विशेष आदेश द्वारा महानगरों में स्थानीय यात्राओं हेतु यात्रा भत्ते की दरें निर्धारित कर सकता है। महानगर की जो दर है उसको जो है शासन विशेष आदेश के द्वारा निर्धारित कर सकता है, ये बताया गया है। तीसरा प्रकार है सड़क से की गई यात्रा भत्ते हेतु भत्ता दर। ये मील भत्ते का ही एक उपभाग है। यह उपपूरक नियम 25 में है। यात्रा भत्ता दर, अब इसमें जो दर है इसको देख लेते हैं। सड़क से की गई यात्रा हेतु प्रति किलोमीटर की दर शासकीय सेवक जिस श्रेणी का अधिकारी है उसी के अनुसार राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी वित्त निर्देश के तहत निर्धारित राशि की पात्रता होगी। इसमें भी आपको चार्ट देखना है कि सड़क से यात्रा यदि कर रहा है तो प्रति किलोमीटर कितना राशि उस शासकीय सेवक को पात्रता है। उदाहरण, यदि कोई शासकीय सेवक 100 किलोमीटर यात्रा करता है और माइलेज मील भत्ता 10 रुपये प्रति किलोमीटर है तो 1000 रुपये माइलेज मील भत्ता मिलेगा। अर्थात उसको 10 के हिसाब से गुणा कर दीजिए। तो यदि शासकीय सेवक ABCDE इन श्रेणी के आधार पर जो है उनको अलग अलग जैसे 10 रुपये 20 रुपये जो है जो भी रेट रहेगा उसके हिसाब से उसको माइलेज भत्ता मिलेगा। अब देखते हैं मुख्यालय भत्ता। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह टिप्पणी में भी आता है और ये एक प्रकार से महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा। पूरक नियम 25 के नीचे टिप्पणी 1 इसमें दिया गया है। ये दौरे पर जाते समय निवास स्थान से, कहाँ से? निवास स्थान से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा तक जाने तथा वापस आने के लिए आरक्षण, कूली व्यय, ऑटो किराया आदि के लिए शासकीय सेवक जो खर्च करना पड़ता है उसके प्रतिपूर्ति हेतु दिया जाने वाला भत्ता मुख्यालय भत्ता कहलाता है। अब देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, मुख्यालय में प्रचलित दर नगर की श्रेणी जो पहले आपने पढ़ा था X Y Z, कितने श्रेणी है नगर की? X Y Z। X से किस में आता है? महानगर की श्रेणी में आता है, और Y इन दोनों की सूची में जो नहीं दिया गया है वे सभी Z श्रेणी में आएगा। के अनुसार जो है दौरे पर जाते समय आधा
एवं आते समय आधा मुख्यालय भत्ता मिलेगा। मतलब जैसे जेड श्रेणी में है, मान लो बिलासपुर का 300 रुपये है, तो जाने का उसको 150 रुपये मिलेगा और वापसी का 150 रुपये। इस प्रकार से 300 रुपये उसको पूर्ण भत्ता मिलेगा, लेकिन आने और जाने का अलग अलग कैलकुलेशन होता है। अब दूसरा पॉइंट है इसमें, यदि शासकीय सेवक द्वारा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा तक जाने तथा वापस आने के लिए शासकीय वाहन का उपयोग करता है। कौन शासकीय वाहन का उपयोग करेगा? यदि शासकीय सेवक, तो मुख्यालय भत्ते की दर 1/4 देय होगा। जो नगर की श्रेणी है 300 रुपये, उसका 1/4 देय होगा। कब होगा? जब शासकीय सेवक आने जाने में ऑटो अथवा जो भी उसने किराए से गए हैं उसके स्थान पर यदि शासकीय वाहन का उपयोग किया है तो उसको मुख्यालय भत्ता जो है 1/4 प्राप्त होगा। अब अगला पॉइंट है इसमें, यदि शासकीय सेवक शासकीय वाहन से सीधे दौरे पर जाता है, किस माध्यम से जाता है? शासकीय वाहन से सीधे, वो जो है हवाई यात्रा से न जा करके, न रेल से जा करके, न बस से जा करके, किससे जाता है? शासकीय वाहन से सीधे चला जाता है, तो मुख्यालय भत्ते की पात्रता नहीं होगी, ये कहता है इस नियम में। अब देखते हैं पूरक नियम 29। इसमें किलोमीटर के अंश की गणना के बारे में बताया गया है। सड़क द्वारा यात्रा किए जाने की दशा में दूरी की गणना करते समय अपूर्णांक को छोड़ देना चाहिए। जैसे 29.05 किलोमीटर को 29 माना जाना चाहिए, और जैसे 29.50 से ऊपर है तो उसको 30 माना जाना चाहिए। इस प्रकार से इसको जो है नियम बनाया गया है पूरक नियम 29 में ही। भाग 6 पूरक नियम 30 से 33 तक यह विस्तृत है। इसमें यात्रा भत्ते का जो चौथा प्रकार है दैनिक भत्ता, उसके बारे में बताया गया है। यह पूरक नियम 30 में है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसमें, यह और परीक्षा में आता ही रहता है। इसको देखिएगा। मुख्यालय से अनुपस्थित रहने की अवधि के आधार पर देय भत्ता को दैनिक भत्ता कहते हैं। जब कोई शासकीय सेवक मुख्यालय से अनुपस्थित रहता है तो उस अनुपस्थित अवधि के आधार पर जो कैलकुलेशन होता है, उसके आधार पर जो राशि देय होता है उसको दैनिक भत्ता कहा जाता है। इसमें का देखते हैं, तालिका निम्नानुसार है। मुख्यालय से अनुपस्थिति देय दैनिक भत्ता। अब इसमें पहला है 6 घंटे से कम। यदि कोई शासकीय सेवक मुख्यालय से अनुपस्थित रहता है 6 घंटे से कम है यदि, तो उसको कोई दैनिक भत्ता, इसको डीए शॉर्ट में पढ़ते हैं, दे नहीं होगा। दूसरा है 12 घंटे से कम किंतु 6 घंटे से कम नहीं हो, तो उसको जो है आधा दैनिक भत्ता डीए, हाफ डीए मिलेगा। 12 घंटे और 6 घंटे के बीच में हो तो उसको हाफ डीए। तीसरा है 24 घंटे या इससे कम किंतु 12 घंटे से कम नहीं, अर्थात इसमें 12 और 24 के बीच में जो भी समय अवधि आएगा उसको पूर्ण दैनिक भत्ता अर्थात पूरा 1 डीए मिलेगा। अब वो डीए कैसे निर्धारण होता है? जो नगर की श्रेणी है XYZ और शासकीय सेवक का जो श्रेणी है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी राशि बनता है, मतलब जैसे शासकीय सेवक ग्रुप डी का कर्मचारी है और जेड श्रेणी की यात्रा करता है, जेड श्रेणी नगर में है, तो उसको 300 रुपये के हिसाब से उसको गणना कर लीजिए। जैसे 12 घंटे और 6 घंटे के बीच में यदि उसका अवधि बन रहा है तो उसको 300 का आधा कितना मिलेगा? 150 रुपये। और 24 से 12 और 24 के बीच में है, 13, 14, 15 जो भी रहेगा, तो उसको 300 रुपये पूर्ण डीए मिलेगा। इस प्रकार से इसको जो है गणना किया जाता है। अब इसमें ख पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। मुख्यालय से बाहर 24 घंटे से अधिक अनुपस्थिति हो तो प्रत्येक 24 घंटे के खंड को अलग अलग गणना में लिया जाएगा। प्रत्येक खंड की गणना उपरोक्त तालिका के अनुसार ही किया जाएगा। अब इसको खंड अवधि मानेंगे। 24 घंटे से भी अधिक हो तो 24 घंटे के 1 डीए। अब उसके बाद जो भी आगे आएगा, जैसे 24 और 6 से ऊपर है 7 घंटे है तो 24 का 1 डीए और 7 का हाफ डीए। इस प्रकार से उसको खंड अवधि में गणना किया जाएगा।
इस प्रकार से ये नियम इसमें है। अब इसमें उदाहरण देख लेते हैं। दैनिक भत्ता की गणना विधि। दौरे पर अनुपस्थित रहने की अवधि 80 घंटे हो तो 24 के कालखंड का 3 DA एवं शेष 8 घंटे में आधा DA। इस प्रकार 3.5 DA जो है दैनिक भत्ता उसको पात्रता होगी। अब इसमें देख लेते हैं 24 दिया कितना होता है 72 में कितना बच रहा है और 8, तो 24 का 3 DA मिल गया उनको और 8 मिला के 72 + 8 80 घंटे 3.5 DA मिलेगा इनको। अब इसमें देखते हैं पूरक नियम 31 भत्ता प्राप्ति के सामान्य सिद्धांत। प्रत्येक शासकीय सेवक जिसे कर्तव्य पालन हेतु यात्रा करना पड़ता है वह दैनिक भत्ता प्राप्त करेगा। दैनिक भत्ता प्राप्त करने का जो नियम है पूरक नियम 31 में है। भत्ते की दर यह पूरक नियम 32 में है। देख लेते हैं क्या बताया गया इसमें। मुख्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि से बाहर राज्य के अंदर रहने हेतु जिस श्रेणी वर्ग जो शासकीय सेवक का श्रेणी है ABCDE का अधिकारी कर्मचारी है उसी के अनुसार राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी वित्त निर्देश के तहत दैनिक भत्ता की पात्रता होगी। इसमें भी आपको जो है नवीनतम चार्ट देख करके पढ़ना है। अब इससे क्या स्पष्ट होता है कि मुख्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि से यदि बाहर यात्रा करता है तभी उसको जो है मुख्यालय भत्ते की पात्रता होगी। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। किसी शासकीय सेवक को दौरे पर राज्य अतिथि के रूप में माना जाता है और शासन के खर्च पर निःशुल्क भोजन तथा आवास की सुविधा दी जाती है। शासकीय सुविधा होने से अब शासकीय सुविधा उपलब्ध है और उनको जो है शासकीय आवास रेस्ट हाउस मिला हुआ है, तब की स्थिति में क्या होगा, तो वह दैनिक भत्ते का 1/4 भत्ता प्राप्त करेगा। जो भी नगर की श्रेणी है उसके आधार पर जो है उसका गणना 1/4 हो जाएगा उसको। जैसे 300 है तो उसको 1/4 कितना होगा, 1/4 होगा 75 रुपये। अब देखते हैं राज्य के बाहर पूरक नियम 32 में उल्लिखित दर अनुसार दैनिक भत्ता प्राप्त होगा। इसमें भी चार्ट दिया गया है, उसको पढ़िएगा। अब देखते हैं अगला पूरक नियम 33। अब इसमें अपवाद बताया गया है। सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थिति में कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भी कर्मचारी को निर्धारित दर से अधिक या कम दैनिक भत्ता दे सकता है। ये अपवाद है एक प्रकार से। अब देखते हैं भाग 7 पूरक नियम 34। अब पूरक नियम 34 के अंतर्गत देखते हैं 5वां प्रकार है यात्रा भत्ते का, यात्रा का वास्तविक व्यय। इन नियमों में किए गए अन्यथा अर्थात होता है विभिन्न प्रावधानों को छोड़कर शासकीय सेवक को शासकीय वाहन उपलब्ध नहीं कराई जाएगी और उनके द्वारा यात्रा के दौरान किए गए वास्तविक व्यय या उसके किसी भी भाग की प्रतिपूर्ति जो है नहीं की जाएगी, ये बताता है। अर्थात इससे ये सार निकलता है कि यात्रा के लिए जो शासकीय सेवक को जो पात्रता है सड़क, वायुयान, रेल, इन्हीं के माध्यम से उनको यात्रा करना पड़ेगा। भाग 8 पूरक नियम 35 से 38 तक इसको बांटा गया है। इसमें देखते हैं सामान्य विभिन्न प्रकार के यात्राओं हेतु स्वीकार्य यात्रा भत्ता। यात्रा के उद्देश्य के संदर्भ में यात्रा भत्ते की गणना, यह पूरक नियम 35 में बताया गया है। भाग 9 से 20 तक बताए नियम अनुसार ही दिए होंगे जो हमने पढ़ेंगे। अब उसके बाद देखते हैं पूरक नियम 36 निजी सामान के परिवहन खर्चे की वसूली। इन नियमों में किए गए अन्यथा अर्थात इसमें जो है विभिन्न होता है प्रावधान को छोड़कर शासकीय सेवक को यात्रा के दौरान निजी सामान, वाहन या शिविर सामग्री तथा परिवार के सदस्यों के साथ में ले जाने पर होने वाले व्यय की पात्रता नहीं होगी। अब देखते हैं पूरक नियम 37 खर्चीले स्थानों में यात्रा हेतु ऊंची दरें। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष आदेश द्वारा शासकीय सेवक हेतु एक निश्चित अनुपात में या अन्य उचित रीति से दैनिक भत्ता, मिल भत्ता को साधारण दरों में वृद्धि किए जाने के निर्देश दे सकता है। यह पूरक नियम 37 में है।
अब देखते हैं पूरक नियम 38 में क्या बताया गया है। विशेष वाहन द्वारा यात्रा। जब ए ग्रेड से निम्न किसी ग्रेड के शासकीय सेवक को उसके उच्चाधिकारी द्वारा विशेष वाहन से यात्रा करने की अनुमति दी जाती है तो उस पर होने वाले व्यय पर वास्तविक यात्रा व्यय प्राप्त कर सकेगा। कोई भी अधिकारी है ए ग्रेड का से निम्न ग्रेड के शासकीय सेवक उसके उच्च अधिकारी द्वारा जो अनुमति देगा यात्रा करने का विशेष वाहन से, तब उसको जो है वास्तविक व्यय प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार से इसमें निर्देश बताए गए हैं। भाग 9 पूरक नियम 39 से 71 तक विस्तृत है। इसमें देखते हैं दौरे पर यात्रा। यह 4 उपभागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य नियम, यह पूरक नियम 39 से 45 तक है। दूसरा है शासकीय कर्मचारी को स्थायी यात्रा भत्ता, यह पूरक नियम 46 से 47 तक है। तीसरा उपभाग है इसका स्थायी यात्रा भत्ता न पाने वाले शासकीय सेवक, यह पूरक नियम 48 से 53 तक विस्तृत है। चौथा है उच्चाधिकारियों के लिए विशेष नियम, यह पूरक नियम 65 से 71 तक विस्तृत है। अब देखते हैं इसमें जो है तीसरा जो उपभाग है ये 3 उपखंडों में बांटा गया है। उपभाग है ये तीसरा और तीसरे उपभाग का 3 उपखंड है। पहला है दैनिक भत्ता, दूसरा है दैनिक भत्ता के विकल्प में मील भत्ता एवं वास्तविक व्यय, तीसरा है मुख्यालय से 8 किलोमीटर के अंदर की जाने वाली यात्रा एवं विराम हेतु स्वीकार्य दैनिक भत्ता। अब देखते हैं इसके जो 4 उपखंड है उसमें पहला उपखंड क्या है सामान्य, यह पूरक नियम 40 में है। अब इसमें कहता है कि कार्य क्षेत्र की सीमाएं, कौन कौन सी सीमाएं हैं। किसी शासकीय सेवक के कार्य क्षेत्र की व्याख्या सक्षम प्राधिकारी कर सकता है। कौन कर सकता है? सक्षम प्राधिकारी जो है उसके कार्य क्षेत्र की व्याख्या कर सकता है। फिर पूरक नियम 41 में दौरे की व्याख्या परिभाषा दिया गया है। परिभाषा किसमें है? दौरे का पूरक नियम 41 में। किसी शासकीय सेवक को दौरे पर तभी माना जाएगा जो शासकीय सेवक है वह दौरे में गया है। यह कब माना जाएगा? जब वह अपने कार्य क्षेत्र के अंदर या उचित स्वीकृति के साथ जो उसका कार्य क्षेत्र है जहां वह कार्य कर रहा है या सक्षम प्राधिकारी के जो उचित माध्यम से जो स्वीकृति किया गया है कि आपको कहाँ जाना है उसके आधार पर के साथ मुख्यालय से बाहर ड्यूटी पर अनुपस्थित रहता है। मुख्यालय जो शासकीय कार्यालय है वहाँ से ड्यूटी पर जो है उसको कहीं भेजा गया है कोई कार्यालय में या जहाँ भी गया है तो उस स्थिति पर जो है उसको दौरा जो है माना जाएगा। ड्यूटी पर अनुपस्थित रहता है, वह दौरे में गया है क्योंकि शासकीय कार्यालय से जो जहाँ पर वो पदस्थ है वहाँ से अनुपस्थित रहा क्योंकि वो यात्रा में गया हुआ है तो उस अनुपस्थिति को जो है यात्रा दौरा माना गया है। पूरक नियम 42 इसमें क्या बताया गया है कि शंका होने पर सक्षम प्राधिकारी यह निश्चित कर सकता है कि नियम 41 हेतु कर्तव्य पर अनुपस्थित रहना दौरा है या नहीं। अब देखते हैं कि पूरक नियम 43 क्या कहता है कि दौरे की बारंबारता तथा कालावधि पर प्रतिबंध। यदि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे तो किसी शासकीय सेवक के दौरे यात्रा की बारंबारता या कालावधि पर रोक प्रतिबंध लगा सकता है। अब पूरक नियम 45 देखते हैं। दौरे पर यात्रा भत्ता प्राप्त करने के सामान्य सिद्धांत। किसी शासकीय सेवक को दौरे पर यात्रा भत्ते के रूप में स्थायी यात्रा भत्ता प्राप्त होगा या दैनिक भत्ता प्राप्त होगा। दोनों एक साथ नहीं मिल सकता। फिर भी विशेष परिस्थिति में स्थायी दैनिक भत्ता के बदले मील भत्ता प्राप्त किया जा सकता है। कुछ अन्य परिस्थिति में दैनिक भत्ता के बदले वास्तविक व्यय प्राप्त किया जा सकता है। अब इसमें एक स्थिति यह उत्पन्न होती है कि जैसे कोई टीए बिल प्रस्तुत किया, अब वह 4th ग्रेड का प्रोसेस सर्वर है जो न्यायालय में अधिशिका हक होते हैं उनको स्थायी यात्रा भत्ता जो है स्वीकृत किया जाता है तो उनको टीए यदि कोई शासकीय कार्य से उसको भेजा गया है और आने पर टीए बिल प्रस्तुत किया तो क्या उसको दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा? इस प्रकार के जो है संशय उत्पन्न होती है तो उसमें लास्ट के जो प्रारूप है उसमें देखिएगा माइनस किया जाता है। जो उसको जो भी राशि अदाय किया जा रहा है उसका मासिक के हिसाब से
उस स्थायी यात्रा भत्ता में से 30 का भागित निकालकर जो भी माइनस होगा, जो भी राशि स्वीकृत है उसको 1000 है तो 1000 में भागित 30 कर देंगे तो जो भी राशि आएगा उसको माइनस करते हुए उसको टीए दिया जा सकता है। अब देखते हैं शासकीय कर्मचारी को स्थायी यात्रा भत्ता। यह पूरक नियम 46 में है। स्थायी यात्रा भत्ते के अतिरिक्त या उसके बदले में वास्तविक व्यय संबंधी इसमें प्रावधान बताया गया है। फिर पूरक नियम 47 देखते हैं, स्थायी यात्रा भत्ते के बदले मिल भत्ता, ये बताया गया है। फिर अगला देखते हैं तीसरा, स्थायी यात्रा भत्ता न पाने वाले शासकीय सेवक। इसमें जो तीसरा उपभाग है इसका पहला उपखंड है दैनिक भत्ता। यह पूरक नियम 48 में है। दैनिक भत्ता भी जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। सामान्य दैनिक भत्ता प्राप्त करने के लिए सामान्य नियम यह है कि शासकीय सेवक स्थायी यात्रा भत्ता प्राप्त करने वाला न हो। दैनिक भत्ते का यह सिद्धांत है कि वह स्थायी यात्रा भत्ता जो स्वीकृत किया जाता है प्रोसेस सर्वर, राजस्व निरीक्षक इन लोग को, तो स्थायी यात्रा भत्ता प्राप्त करने वाला न हो, ये बताया गया है। फिर पूरक नियम 49 ये कहता है कि मुख्यालय से बाहर शासकीय दौरा होने पर दैनिक भत्ता की पात्रता होगी। दैनिक भत्ता कब मिलेगा? जब कोई शासकीय सेवक दौरे में गया है। फिर पूरक नियम 50 कहता है कि मुख्यालय से 8 किलोमीटर बाहर शासकीय दौरे होने पर दैनिक भत्ता की पात्रता होगी। यदि 8 किलोमीटर के अंदर है तो उसको पात्रता नहीं होगी। इस प्रकार से यह नियम पूरक नियम 50 में बताया गया है। पूरक नियम 51 में क्या कहता है कि मुख्यालय से बाहर शासकीय दौरा होने पर बीच में पड़ने वाला सार्वजनिक अवकाश की अवधि हेतु भी दैनिक भत्ता की पात्रता होगी। जैसे कोई शासकीय सेवक शनिवार को दौरे में गया और बीच में संडे पड़ रहा है तो उसको भी, और वो मान लीजिए कि मंडे को आएगा तो उसमें जो सार्वजनिक अवकाश पड़ रहा है तो वह भी उसमें काउंट होगा। इस प्रकार से पूरक नियम 51 में बताया गया है। टिप देख लेते हैं इसमें, मुख्यालय से बाहर शासकीय दौरा होने पर बीच में आकस्मिक अवकाश लेने पर उक्त अवकाश अवधि में दैनिक भत्ता की पात्रता नहीं होगी। जैसे कोई शासकीय सेवक दौरे में है और बीच में ही उन्होंने आकस्मिक अवकाश ले लिया तो उस अवधि का वह दैनिक भत्ता प्राप्त नहीं करेगा, उसकी पात्रता नहीं होगी। अब देखते हैं पूरक नियम 51A। सक्षम प्राधिकारी चाहे तो शासकीय दौरे अवधि में बाढ़, भारी वर्षा, बीमारी की स्थिति में दैनिक भत्ता दे सकता है। जैसे कोई शासकीय सेवक दौरे में गया है और बाढ़ में फंस गया, भारी बारिश के कारण वह वापस नहीं लौट पाया, या किसी गंभीर बीमारी में जो है उस स्थिति में दैनिक भत्ता की स्वीकृति दे सकता है। यह 51A में है। फिर पूरक नियम 52 कहता है कि मुख्यालय से बाहर शासकीय दौरे में 30 दिवस से अधिक निरंतर विराम हेतु दैनिक भत्ता की पात्रता नहीं होगी। जब कोई शासकीय सेवक दौरे वाले स्थान में 30 दिवस से अधिक लगातार मुकाम करता है, अर्थात जो है दौरे में जाने के बाद 30 दिवस तक वह वापस नहीं आता है, वहीं रुक जाता है, तो उसे क्या माना जाएगा? अस्थायी मुख्यालय माना जाएगा। यह किस में बताया गया है? पूरक नियम 52 में बताया गया है। सरल शब्दों में 30 दिवस वाले मुकाम वाले स्थान को अस्थायी मुख्यालय माना जाएगा। अब इसमें देखते हैं जो उपखंड है दूसरा, दैनिक भत्ते के विकल्प में मिल भत्ता एवं वास्तविक व्यय। अब विशेष विराम भत्ता, यह भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से जो है टिप्पणी आता रहता है, इसको देखिएगा। यह पूरक नियम 55A में है। किसमें है? पूरक नियम 55A। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है देखते हैं। विशेष विराम भत्ता उस विश्राम स्थल XYZ पर लागू दर से देय होगी। जो स्थान है, नगर की श्रेणी है XYZ, उस पर लागू दर से होगी जहां रात्रि विश्राम किया हो। अब देखते हैं अगला टॉपिक। इसमें शासकीय सेवक को विराम स्थल पर पहुंचने तथा वहां से प्रस्थान का आधा दैनिक भत्ता प्राप्त होगा। अब इसमें एक संशय यह उत्पन्न होती है कि पहुंचने का आधा और प्रस्थान का आधा, इस प्रकार से जो है मान लीजिए 300 रुपये है तो 300 रुपये के हिसाब से पहुंचने का आधा ले लिए और प्रस्थान का आधा ले लिए। ऐसा 150 रुपये के हिसाब से नहीं लेना है। पहुंचने का आधा मतलब 300 का जो है 75 रुपये पहुँचने का और प्रस्थान का 75 रुपये, इस प्रकार से 150 रुपये है उसको
जो है दैनिक भत्ता देय होगा। अब देखते हैं, किसी शासकीय सेवक को दौरे पर राज्य अतिथि के रूप में माना जाता है और शासन के खर्च पर निःशुल्क भोजन तथा आवास की सुविधा दी जाती है। शासकीय सुविधा होने से, अर्थात ये रेस्ट हाउस में रुकेगा तो उसको निःशुल्क भोजन यदि मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है रहने का, तो सभी सुविधाएं तो है रहने के लिए, तो दैनिक भत्ता का जो है 1/4 भत्ता प्राप्त करेगा। अब देखते हैं, एक ही कैलेंडर दिन में मुख्यालय से प्रस्थान तथा वापसी होने पर आधा दैनिक भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि वह उसी दिन जाता है और वापस आ जाता है तो जो दैनिक भत्ता मिलने वाला है वह नहीं मिलेगा, ये बताया गया है। फिर 30 दिवस तक रुकता है तो देय नहीं होगा, अस्थायी कार्यालय माना जाता है। हमने पूरक नियम 53 में इसको पढ़ा है। अब देखते हैं तीसरा उपखंड, मुख्यालय से 8 किलोमीटर के अंदर की जाने वाली यात्रा एवं विराम हेतु कार्य दैनिक भत्ता। यह पूरक नियम 62 में बताया गया है। देखते हैं इसमें क्या है। वाहन किराया, सक्षम प्राधिकारी विशेष आदेश द्वारा वाहन किराए के वास्तविक व्यय प्रतिपूर्ति की अनुमति दे सकता है। अगला पॉइंट है, शासकीय सेवक मुख्यालय से 8 किलोमीटर के भीतर रेल अथवा अन्य वाहन द्वारा भाड़े के रूप में खर्च किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। यह पूरक नियम 63 में है। फिर अंतिम चौथा उपभाग है, देखते हैं, उच्च अधिकारियों के लिए विशेष नियम। यह पूरक नियम 65 से 71 में बताया गया है। इस उपखंड के नियम कार्यपालन पर की गई यात्राओं से संबंधित है। यह महत्वपूर्ण नहीं है, आगे देखते हैं। भाग 10, पूरक नियम 72 से 78 तक यह विस्तृत है। नवीन पद ग्रहण करने हेतु नवनियुक्त शासकीय सेवक को यात्रा भत्ता। जब कोई शासकीय सेवक नवीन पद ग्रहण करने के लिए यात्रा करता है तो उसको किस प्रकार से यात्रा भत्ता स्वीकृत होता है नहीं होता है, ये इसके बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। पूरक नियम 72, इसमें क्या बताया गया है। इस नियम में किए गए उपबंध जो अन्यथा जो विभिन्न प्रावधान हैं जो इसमें बताया गया है, इस यात्रा भत्ता नियम में जो बताया गया है, उस नियम को छोड़कर किसी भी नवनियुक्त शासकीय कर्मचारी को अपने प्रथम पद पर कार्य ग्रहण करने हेतु किए जाने वाले यात्रा के लिए यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। जैसे किसी फ्रेश भर्ती से जो शासकीय सेवक की नियुक्ति होती है शासकीय सेवक के रूप में, तो फ्रेश भर्ती में प्रथम बार जो है कार्य ग्रहण के लिए जा रहा है तो उसको यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी। यह किसमें बताया गया है, 72 में, पूरक नियम 72। फिर 73 में क्या कहता है कि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो पूरक नियम 72 अंतर्गत यात्रा भत्ता प्रदाय की अनुमति दे सकता है। ये अपवाद है। उसके बाद देखते हैं पूरक नियम 74, शासकीय सेवा में पुनर्नियुक्ति। जो पुनर्नियुक्त होते हैं पेंशन भोगी स्थापना की कमी के कारण अन्य विभाग में संविलियन हो जाते हैं, जैसे किसी भी कार्यालय के समाप्ति के कारण उस विभाग में जो कर्मचारी हैं उनको दूसरे विभाग में संविलियन कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि कार्यभार जो ग्रहण करने हेतु किए जाने वाले यात्रा के लिए यात्रा भत्ता की अनुमति सक्षम प्राधिकारी दे सकता है, क्योंकि वो पहले से शासकीय सेवक है और दूसरे विभाग में संविलियन के कारण जो है जा रहा है दूसरे कार्यालय में, तो उसको सक्षम प्राधिकारी यात्रा भत्ते की अनुमति दे सकता है, स्वीकृत कर सकता है। फिर पूरक नियम 77, इसमें कहता है कि यात्रा में विराम भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि यात्रा में जा रहा है और बीच में वो ठहरा है तो उस ठहराव का उसको उसका जो है समय का कैलकुलेशन के हिसाब से उसको यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी। ये कहता है पूरक नियम 78, शासकीय सेवक की श्रेणी अनुसार मिल भत्ते की पात्रता होगी। अब देखते हैं भाग 11, पूरक नियम 79 से 88 तक यह विस्तृत है। इसमें क्या बताया गया है, देखते हैं। ये स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता के बारे में बताया गया है। इसमें पूरक नियम 79 के अंतर्गत देखते हैं पात्रता की सामान्य शर्तें। जब शासकीय सेवक का स्थानांतरण लोकहित में होता है, किसमें होता है, लोकहित में। यह महत्वपूर्ण जो है समझने वाली बात है कि लोकहित में हो रहा है तो उसे स्थानांतरण यात्रा भत्ते की पात्रता होगी। यदि वह स्वयं के निवेदन पर यदि वह स्थानांतरण होता है तो उसको जो है सामान्य रूप से यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी। लेकिन लोकहित में हो रहा है, उसको शासन जो है लोकहित के हिसाब से स्थानांतरण करती है तो उसमें जो है
यात्रा भत्ते की पात्रता होगी। अब इसमें आगे देखते हैं, स्वयं के निवेदन पर या दंड स्वरूप किए गए स्थानांतरण को लोकहित में नहीं माना जाता है। अब देखते हैं पूर्वक नियम 79A। जब शासकीय सेवक उचित माध्यम से आवेदन पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नियुक्त किया जाता है, स्थायी शासकीय सेवक होने पर उन्हें स्थानांतरण यात्रा भत्ते की पात्रता होगी, परंतु अस्थायी शासकीय सेवक को पात्रता नहीं होगी। अब देखते हैं पूरक नियम 80 सामान्य नियम। स्थानांतरण पर शासकीय सेवक को मिल भत्ते की पात्रता होगी। छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम का यह वीडियो 1 घंटे का पूरा हो चुका है, अतः यह वीडियो ज्यादा लंबा न करते हुए यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो दूसरा भाग देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। इस विषय के दूसरे भाग में हम देखेंगे शासकीय सेवा की जो विशेष सुविधाएं हैं पूरक नियम 81 से लेकर के पूरक नियम 141 तक अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें से भाग 12 और भाग 25 तक इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो अगले भाग में जो वीडियो बनने वाले हैं उसमें अवकाश पर जाने पर वापसी यात्रा भत्ता की सुविधा और सेवानिवृत्ति के बाद जो सुविधाएं मिलती है, परीक्षा में सम्मिलित होने की यात्रा भत्ता और विभागीय जांच के संबंध में जो साक्ष्य देने के लिए जाते हैं और चिकित्सा परीक्षण हेतु यात्रा में जो यात्रा सुविधाएं मिलती है उसके बारे में, तथा प्रशिक्षण काल में जो यात्रा सुविधाएं मिलती हैं, भारत के बाहर जो यात्रा सुविधाएं हैं और यात्रा भत्ता देयक पर नियंत्रण अधिकारी के क्या कर्तव्य हस्ताक्षर करने के संबंध में जो दिशा निर्देश है और कर्तव्य शक्तियां, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।